नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दोस्तों, आज तमाम सियासी कयासों के बीच नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। आज हुए संसद के सेंट्रल हॉल बैठक में एनडीए के सारे घटक दलों के नेता और सांसदों की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सारे घटक दलों के नेताओं ने एक मत से प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दोस्तों, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं रहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज़ाद भारत में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर आशीर्वाद भी लिया और जो करीब सवा घंटे का संबोधन दिया, उसमें अपने भावी भारत को लेकर संकल्प का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में बदलाव लाना है। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के जीवन में सरकार की दखल जितनी कम हो सकती है, कम होगी। मोदी ने यह भी कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, विकास का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। दोस्तों, मोदी ने इस बात का भी भरोसा दिया कि सदन में किसी भी दल का कोई जनप्रतिनिधि होगा तो मेरे लिए सब बराबर होंगे। यही कारण है कि 30 साल से एनडीए मजबूती से आगे बढ़ा है। हम जनता का विश्वास जीतने आए हैं। हमने जो ग्रास रूट पर काम किया है, उसी से हमको ऑर्गेनिक अलायंस मिला है। जहां कमी होगी वहां मैं आऊँगा। इसी भाव से जीत मिलती है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने विपक्षी दलों के सांसदों को भी बधाई देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सारे सांसद सदन में राष्ट्रहित की भावना लेकर आएंगे। उन्होंने अपने संदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि एनडीए गरीब कल्याण का भाव, सेवा का वट वृक्ष और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। उन्होंने एनडीए की एक नई परिभाषा भी देश के सामने रखने की कोशिश की। एन का मतलब न्यू इंडिया यानी नया भारत, डी का मतलब डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत और ए का मतलब एस्पिरेशनल भारत यानी प्रेरणात्मक भारत। अपने पार्ट 3 की सरकार के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दुनिया में भारत का सामर्थ्य सिद्ध कर देंगे। विश्व आज हमारे आंगन में दस्तक दे रहा है। भारत का निवेश नीति का अच्छा परिणाम सामने आया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज देश को एनडीए पर पूरा भरोसा है और अब तीसरी बार सरकार बनने पर जनता को भी हमसे ज़्यादा उम्मीदें होंगी। मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि उनका मिशन 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खप जाना है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में जो कमियां रह गई हैं, उसे दूर कर अब देश में नया माहौल बनाने का मोदी का संकल्प है। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं नई सरकार, नए भारत को लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, फिर चलेंगे चर्चा पर। अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो, उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है, वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक बल है।
भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस मैं देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम करते हैं। संभवतः जो प्रधानमंत्री के रूप में जो 9 जून को शपथ लेने वाले हैं सांसद नरेंद्र मोदी, या पूर्व प्रधानमंत्री हम कह लें, उनके इन बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि अपने पार्ट 3 सरकार के लिए वो क्या कुछ संकल्प और क्या कुछ नीति लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, हमने हर एक समय, चाहे वो मतदान हुआ हो या मतगणना के बाद की स्थिति रही हो, बार बार इस बात को दोहराया था कि मध्यम वर्ग को जो सरकार या जो सियासी दल साध लेता है, जीत उसी की होती है। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह संबोधन में उसे शामिल किया कि मध्यम वर्ग के निजी जीवन में दखलंदाजी सरकार कम से कम करेगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मध्यम वर्ग का ठीक हो, इसके लिए सरकार काम करेगी। ये मैं मानता हूँ कि ये प्राइम टीवी और प्राइम डिबेट की बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, पहले मैं उनका परिचय करा दूं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या कुछ संकल्प है और क्या कुछ विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दल का कहना है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का बेबाकी से पक्ष रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहन सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और सुनील त्रिपाठी जी के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि अमूमन जो मुद्दे इन्होंने उठाए, कई बार इनके ऊपर आरोप भी लगे। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी सवाल खड़े किए, कभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सवाल खड़े किए, लेकिन जो आकलन इन्होंने पेश किया इस प्राइम डिबेट में, अक्षरशः वो साबित हुआ। तो मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक हमारा ये डिबेट देखते हो या न देखते हों, लेकिन जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया, संभवतः लग रहा था कि आज भाषण उसी के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। चाहे ईवीएम को लेकर के हम लोगों ने डिबेट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुटकी ली कि विपक्षी दल जिस ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, अब क्या ईवीएम जिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2029 में हो सकता है विपक्षी दल एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े करें। इस तरह के तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के हमने लगातार डिबेट में बेबाकी से लोगों की राय जानने की कोशिश की, और आज का यह संबोधन निश्चित तौर पर मुझे सुकून देता है, हमारे सहयोगी सुनील त्रिपाठी जैसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों को सुकून दे रहा है कि हम सब काफ़ी खुश हैं कि हमारे डिबेट में उठाए गए मुद्दे आज प्रधानमंत्री के संबोधन का हिस्सा बना। चलिए सुनील जी, आपके चेहरे पर चमक दिख रही है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके राष्ट्रीय चैनल को। जी, जिन समस्याओं को लेकर हम लोग 3 महीने से, चुनाव छोड़ दिए, चुनाव से पहले भी मध्यम वर्ग की चर्चा प्राइम टीवी ने जिस तरह से किया है और जिस तरह से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने इसको लिया है, मैं प्राइम टीवी को, आप जैसे वरिष्ठ खबरनवीसों को, पत्रकारों को नमन करता हूँ। लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, वक्त जाया हो गया। अगर आप हम जैसे खबरनवीसों की बात सुनते तो शायद उत्तर प्रदेश में आज आपकी स्थिति बेहतर होगी। संजय जी, हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा किया था, मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन आपने भी देखा, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी 25 से 35 सीटें लाएगी, आप ही चैनल पर कहा था जी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा था कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय से डिबेट कर रहे हैं, मैंने कहा भूल है आपकी। कहा था, नहीं कहा था जी। मैंने कहा इस बार सरकार बीजेपी बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, इंडिया गठबंधन विपक्ष में होगा, आपकी डिबेट पड़ी होंगी, सशक्त विपक्षी होगा जी, सशक्त विपक्ष में होगा। तीसरी बात हमने कहा था कि 3 सीटें बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी, मोहनलालगंज, सीतापुर और लखीमपुर जी। ईश्वर कृपा से 3 सीटें हार गई है। इसलिए कि देखिए, आपका चैनल संजय जी और आपकी मेहनत जी, मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। आप लोग जिस तरह जनता के बीच में जाते हैं, देखते हैं, सच्चाई से सरकार को अवगत कराते हैं। आप न सुनो, मेरा काम धरातल में क्या हो रहा है, आपकी सरकार में क्या हो रहा है, मैं आपको सदैव
अवगत कराता रहूंगा। आपकी सरकार हो, चाहे इंडिया की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, मेरा नैतिक दायित्व है कि समाज में जो सच्चाइयां हैं उनको मैं आपको अवगत कराऊंगा, आप सुने या ना सुने। जी बिल्कुल सही। संजय जी, जिस तरह से अखिलेश जी की सीटें आई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश में मैं फिर कह रहा हूं एक बार, अगर योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व इसी तरह का रहा तो 27 से सरकार, मैं छोटा पत्रकार हूं, अखिलेश जी की होगी। कई कारण संजय जी ऐसे रहे, मैं जब समय देने मैं चर्चा कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सूचना विभाग हमारा है, ऐसे ऐसे पत्रकार जो करोड़ों रुपया कमा गए सूचना विभाग से, और जब सपक सरकार रही मैंने देखा सपक चौखट पे, मैं क्या कहूं, ऐसे नतमस्तक नजर आए पैसे के चक्कर में। और जब भाजपा सरकार आई तो समाजवादी पार्टी चौखट छोड़ करके भाजपा सरकार में आ गए। मानता अपराध संवाददाता समिति में भी ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने मलिहाबाद तक करोड़ों जमीनें खरीदी। विज्ञापन के नाम पे शशि जी ने चंद लोगों को योगी जी के जनता के पैसे किस तरह से लुटाया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी फिर लौट के उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे हैं संजय जी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इन बिंदुओं की जरूर जांच होना चाहिए। सचिवालय पास कैंसिल कर दिए। अखिलेश जी की गवर्नमेंट में फिर तारीफ करूंगा कि जो कार्य किए गए वो ऐतिहासिक कार्य के, मैं कई बार चंद लोग कहा हूं, चाहे इकाना हो, चाहे लोक भवन जहां हम लोग बैठे हुए हैं, या सड़कें हो, पानी व्यवस्था हो, सब व्यवस्था अखिलेश जी की योगी जी से बेहतर रही, मैं इस बात तारीफ करता हूं। लेकिन बस एक ही कमी मैं फिर उनको उजागर करना चाह रहा हूं। आज जो मैं देख के आया हूं, अभी सरकार नहीं बनी है लेकिन राइफलों की चमक दिखाई पड़ने लगी शहर भर में। यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधार लें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अखिलेश जी बेस्ट हैं। लेकिन जब सरकार समाजवादी पार्टी की आती है, कुछ जाति लोग, कुछ विशेष वर्ग के लोग समाज में दहशत फैला देते हैं, और जिससे समाजवादी पार्टी की विकास कार्य न दिखा करके जनता दहशत में आ जाती है। सूचना विभाग में हुए घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। और सचिवालय पास, आज वर्ष 19 से मान्यताएं बंद, विज्ञापन बंद छोटे अखबारों जिनकी आज मोदी चर्चा कर रहे हैं। संजय जी थोड़ा सा समय चाहूंगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों पर ऐसे आदेश लागू कर दिए गए हैं कि छोटे अखबार तो बंद ही हो जाएंगे, और कम से कम 1 लाख अखबार नरेंद्र मोदी की सरकार में बंद हुए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आप लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के साथ कितना गलत व्यवहार किए हैं कि आज बंदी कगार पे आ गए हैं। संभवतः में लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने संबोधन में साफ किया है कि मध्यम वर्ग पर वो ध्यान देंगे। मध्यम वर्ग देखिए, और ये छोटे छोटे एक सेकंड में आपको मध्यम वर्गों का ही है कि हम लोग मध्यम वर्ग चर्चा करते हैं कि मध्यम वर्ग कितना पिसा है, टैक्स वही देता है, कोई सुविधाएं उसके लिए नहीं है, न उसके लिए कोई टैक्स माफ किए गए। आपने विदेशियों भगोड़ों का टैक्स माफ किया, लेकिन जो टैक्स पेयर आपका है न उसकी बिजली माफ हुई, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, इनकम टैक्स। अगर शायद इस टैक्स में राहत दिया हो तो संजय जी एक बात और मैं कहूंगा, बस भारतीय जनता पार्टी हारने के 2 और कारण भी हैं कि आपने जिस सजाती लोगों के ऊपर, जिस वर्ग पर विश्वास किया, वो विश्वास ने दिखा दिया कि हम आप साथ नहीं हैं। विशेषकर मैं यादों की चर्चा आज करना चाह रहा हूं कि इस पार्टी में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महत्वपूर्ण पदों पर यादवों को हटा दिया गया। तो जो वर्ग आपका सनातनी था वो भी आपके अपोजिट में चला गया। आपको अगर सबको साथ, सबका विश्वास लेके चलना है तो हर वर्ग के लोगों को साधना होगा। और 2-3 वर्गों आप देखिए, अगड़ा वर्ग, वैश्य वर्ग, कायस्थ वर्ग, कहीं भाजपा के प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई हो संजय जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, बता दीजिए जो आपकी रीढ़ थी। और भूपेंद्र चौधरी जी इनके अध्यक्ष हैं। आज मैं कह रहा हूं संजय जी, मैं उनसे मिलने गया, उनकी चौखट पर इलाहाबाद सहित कई जिलों के पदाधिकारी बैठे हुए थे, गेट बंद कर दिया गया, उनको वापस कर दिया गया। तो ये जो अहंकार की भावनाएं और अपने सिपाहियों, जो वफादार सिपाही थे, भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया। आपके चैनल पे विवेक श्रीवास्तव जी आते हैं संजय जी, 5 साल से भाजपा जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, वो मैं मानता हूं उनसे ज्यादा तो प्रचार शिशिर जी ने नहीं किया होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे किनारे वही बैठा दिए गए हैं। मैंने एक बार उससे पूछा, हमने कहा संजय जी एक सेकंड, उन्होंने कहा, हमने पूछा कि आप और पार्टियों में चले जाइए। विवेक जी ने हमसे कहा कि मैं जहर खा के भाजपा चौखट मर जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। चलिए, वो तो कई बार यहाँ स्टूडियो में बैठ चुके हैं निश्चित तौर पर, ये तो समझना ही पड़ेगा। और लगता है कि समीक्षा का दौर जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी काफी भावुक और काफी गंभीर आदमी हैं। तो हमें लग रहा है कि संगठन स्तर पर भी भारी फेरबदल होगा, और मंत्रियों का भी संभवतः जिस भारी तादाद में उत्तर प्रदेश से भागीदारी रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इस बार संभवतः देखने को न मिले, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी भाई, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खाका खींचा है
अपने पार्ट 3 सरकार का। 9 जून के बाद लगभग स्पष्ट हो ही जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी है, बस शपथ ग्रहण समारोह होना है। ये भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 9 जून को वो शाम 6 बजे शपथ भी ले लेंगे। लेकिन जो उन्होंने खाका दिया है, एनडीए का मतलब गरीब कल्याण का भाव, एनडीए का मतलब गुड गवर्नेंस, एनडीए का मतलब सेवा का वटवृक्ष, एनडीए का मतलब सुशासन की गारंटी। दूसरा एनडीए की परिभाषा उन्होंने आज दे दी है कि न्यू इंडिया नया भारत, डेवलप्ड इंडिया विकसित भारत और एस्पिरेशनल इंडिया प्रेरणात्मक भारत। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो संजय जी, आपको और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे करोड़ों दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी कह रहे थे, माफ करिएगा, कि जिस तरह से घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। विशेष रूप से वो एक विभाग की बात कर रहे थे, सूचना कृषि। तो मैं उनकी बात को उठाते हुए, जोर देते हुए मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 12 से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में थी, तो उस समय जो सबसे बड़ी चिंता सुनील जी ने व्यक्त की कि लोगों की भीड़ भाड़ और गन कल्चर, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाप्त कर दिया था। हार के क्या कारण रहे, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो विषय है, चर्चा का विषय है कि निर्वाचन के बाद उसकी समीक्षा और नई सरकार के गठन की बात। जी बिल्कुल संजय जी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में 3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने, गुड गवर्नेंस, नारी का विकास और सरकारी आम आदमी के जीवन में सरकार की दखल और मध्य वर्ग, ये 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु पे उन्होंने चर्चा की और पहले भी करते रहे। मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में मोदी जी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इन चारों मुद्दों पर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। ये पहले भी कह करके आते थे, जो मध्य में मिडिल क्लास है, पहली बात उनकी मिडिल क्लास की परिभाषा आज तक नहीं आई कि वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास किसको मानते हैं। क्या वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं उनकी बात करते हैं, या राशन देना ही मिडिल क्लास की मदद है? इससे मैं सहमत नहीं हूं। मिडिल क्लास वो होता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सों का संजाल है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर महंगाई की मार होती है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसका असर पड़ता है। तो सब्जियों के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, तो उसका सबसे ज्यादा सीधा असर अगर किसी पड़ता है तो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। उस पर सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी इस सरकार ने पिछले 10 वर्ष में रियायत नहीं दी, बल्कि उसकी जो छोटी छोटी बचत होती थी, छोटी एफडी हो गई, जमा ब्याज दर सिंपल जो खाते में होता है, उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया, कम कर दिया, उस पर भी ब्याज कम कर दिया। और किस तरह से वो लोन लेकर के कभी घर बनाना हुआ और तमाम जो छोटे मोटे लोन लेता था, निकालने के बाद बैंक को पैसा देना पड़ा। बैंक चार्ज की स्थिति यह है कि जो करीब 31,000 करोड़ रुपए बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज और ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर उन लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों के खाते से निकाल लिया। चूंकि बड़े लोगों के खातों में बड़ा पैसा रहता है तो उनको तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मिनिमम बैलेंस चार्ज एकदम लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ही उसका सबसे ज्यादा चार्ज पड़ता है, और 31,000 करोड़ रुपए किस तरह से जेब से डाका डाल लिया उसकी कोई चर्चा नहीं करता। गुड गवर्नेंस को आप सबने देखा ही, गुड गवर्नेंस से भ्रष्टाचार करने को कहते हैं। कितनी परीक्षाएं लगातार लीक हो जा रही हैं, किस तरह से अभी नीट की परीक्षा कल परसों में रिजल्ट आया, उस पर कितनी आपत्ति है, किस तरह से एक एक लोगों के, कितने लोगों के सेम नंबर हो जा रहे हैं, एक एक सेंटर से दर्जनों लोगों को सेम नंबर मिल जा रहे हैं। ये बड़े गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस मामले में बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है कि करीब 1 दर्जन परीक्षाएं लीक हो गई और कोई भी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा पाए। ये नौजवानों के भविष्य साथ खिलवाड़ है। नारी का विकास आपने देखा है, प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते जो कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाते हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी देखिए किस तरह से ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाया, और कोई आम बच्चियों ने नहीं लगाया, बहनों ने, जो देश को मेडल जीत करके लाती है। कितने गंभीर लोग, उनको धरने पर बैठना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, उस पर प्रधानमंत्री जी की जबान नहीं खुली। सरकार की दखल कम करना क्या इसी कहते हैं कि आपने आसमान में जहाज भेज दी, एयर इंडिया को भेज दिया आपने, कोल और ये BHEL, HAL इस तरह संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और आसमान के अंदर आप देखिए समंदर कंपनियों, ONGC जैसी कंपनियों का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एयरपोर्ट आपने भेज दिया। आज देखिए सरकार का गठन की कवायद चल रही थी और किस तरह से कलकत्ता में पोर्ट को अडानी को दे दिया गया। तो क्या इसको सरकार का दखल कम करना कहते हैं? तो इससे बिल्कुल देश की जनता नाइतफाकी रखती है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, और इन्हीं मुद्दों पर उसने इनको आईना दिखाने का काम किया। और जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए जैसे
मैं पिछली सरकारों से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने कितना डेवलपमेंट किया, इकोनॉमी को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ले गए। आपको मैं छोटा सा आंकड़ा देता हूं, जो केवल पीछे 10 साल जो मनमोहन जी की सरकार के कार्यकाल में जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 10 वर्षों में एवरेज 6.8% के प्रतिशत का ग्रोथ रेट रहा। और मोदी जी के 10 सालों में जब बड़ी इकोनॉमी होने की बात करते हैं तो केवल 5.9% सकल घरेलू उत्पाद इस रेशियो से बढ़ा। और 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट जो यूपीए 1 4 से 5 में 27.2% था, वो 2019-20 से लेकर के 24 के बीच में केवल 10.3% हो गया। जो एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट ग्रोथ रेट था 20.06 था, वो 9.8 हो गया। इस तरह से तमाम आंकड़े, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो एनुअल एवरेज होता है, बस एक बात खत्म करूं, 2004-5 से 8-9 के बीच में 14.6 और 9 से यूपीए 2 में 15.3 था। और एनडीए की जो दूसरी सरकार थी 19 से 24 की, उसमें केवल 9.7 रह गया। तो तमाम चूंकि जो बुनियादी सवाल हम लोग उठाते रहे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण नए जो शब्दों पे परिभाषा बनाते हैं, एनडीए का मतलब ये, इसका मतलब ये, वो परिभाषा गढ़ने के बजाय उनको बुनियादी काम करके दिखाना चाहिए। दूसरी भी, बस मैं 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, जनता ने मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया है। अगर नैतिकता होती तो उनको सरकार गठन से अपने को अलग कर लेना चाहिए था। वैसे भी देख लीजिए, जो सांसद जीत करके उत्तर प्रदेश के आए हैं, जब देखिए आप जीते हुए सांसद रहते हैं, जीते हुए सरकार में रहते हैं, तो जब 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी दोबारा चुनाव क्षेत्र में आप जाते हैं तो पिछले कामों की जनता समीक्षा करती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और सांसदों में 116वें नंबर पर अपने उन्होंने जीत दर्ज की। तो बनारस की जनता ने एक तरह से उनको बड़ी संख्या में रिजेक्ट किया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में हमारी जन आकांक्षाओं को, हमारे क्षेत्र की चीजों के उपलब्धियों को आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आप नैतिक रूप से जिम्मेदार। चर्चा में शामिल करें। कृष्ण जी, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्ट 3 सरकार का संकल्प दोहराया है, हालांकि उसका लब्बो-लुभाव तो यही है कि जो पिछले सरकार में कमियां रह गई थी उसको दूर करना है और नए देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़ेगा 24/7 वो सबके लिए उपलब्ध रहेंगे, यह उन्होंने वादा दोहराया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, वो इस संकल्प से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भाई, आपका जवाब। पर उनके एक बातों में गरीब कल्याण, मध्यम वर्ग की चिंता और इस देश के एक नागरिक की चिंता जो उनके मन में लंबे कालखंड से 2014 के कालखंड से जो बना हुआ है, वो आज भी है। देश कैसे विकास करे, देश की मूलभूत सुविधाएं उसको कैसे ठीक किया जाए, हम अंतरिक्ष से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति का विकास कैसे हो, एक चिंता हमको है। और हमने उसी अमानत के अनुरूप कार्य करने का जो फैसला किया था, उसे पिछले 10 वर्षों के हमने कार्य किया है। हाँ, हो सकता है किसी परिदृश्य में किसी जगह पे कोई कमी रह गई हो। देश की जनता और हमारे आप जैसे जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो बार बार इस बात को इंगित करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बात को महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है कि हमने विकास के लिए जो भी बेहतर कार्य किए हम उसको कर रहे हैं। यदि कोई कमी रह गई है तो आपके साथ मिलकर चलेंगे और पूर्ण करेंगे। रही बात जहां तक जन आकांक्षाओं की, तो प्रधानमंत्री जी प्रथम दिन से और आज तक मध्यम वर्ग के गरीब कल्याण की जो जो सुविधाएं हो सकती है, बेहतर हो सकती है, उसको पूर्ण करने का हमने प्रयास किया। चाहे वो जनधन योजना हो, वो अन्न योजना हो, वो जहर घर नल हो, वो शौचालय योजना हो, वो स्वास्थ्य योजना हो, देश की जितनी योजनाएं हैं जिसपे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर अग्रिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति सबको समतुल्यता भाव से कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो वर्तमान मैंडेट मिला, हमारे साथी बता रहे थे कि जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैंडेट है। यदि 240 सीट पाना, देश के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना, यदि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ मैंडेट है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पर पुनः एक बार विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है कभी हमें कुछ सीटें कम मिली है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि देश ने हमें नकार दिया है। देश में सर्वाधिक सांसद की हमको भारतीय जनता पार्टी को दिया है, एनडीए को सर्वाधिक सीटें दी हैं। और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण में या उनके पिछले कार्यकाल की यदि आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के गरीब कल्याण की, मध्यम वर्ग के कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहती है और वही विकास की धारा आगे भी चलती रहेगी, जिससे विश्व मानक पे भारत
और समाज के प्रति जो चिंता है वो अनवरत ऐसे ही बनी रहेगी, उस पर हम कार्य करते रहेंगे। जी रोहन जी, आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। रोहन जी, अलग अलग विचार हैं सबके। कांग्रेस जी। को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में साफ किया कि 4 जून के बाद मुझे लग रहा था कि इनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ये जीत का स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस, अगर बात कर ली जाए 2014 से लेकर के अब तक 3 सालों का जितनी सीटें जीती हैं उसको अगर जोड़ भी दिया जाए तो वो भाजपा की बराबरी नहीं कर पा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो पूरा जो घटना घटी है ये 4 तारीख की, इसका सही एक्सप्लेनेशन करने के लिए सभी लोग को मुश्किल हो रही है, सही शब्दों का चयन नहीं हो पा रहा है, चाहे सिफोलॉजिस्ट हो, चाहे जो राजनीति विज्ञान देखते हो, समाज के देखने वाले हो, या मीडिया के लोग हो। आप यकीन मानिए नरेंद्र मोदी जी कोई भी भाषण दे, कुछ भी बोले, क्या संख्या गिना रहे हैं, न कि हमने पहले 44 थे, बाद में 55 थे, अभी 99 हैं और वो 245 40 पाए हैं ना। हम सबको भी इतनी गणित आती है, लेकिन हम ये भी तो याद दिला रहे कि वो पहले घोड़े पे थे, अभी वो पैदल हैं। बात उसकी नहीं होती, पॉलिटिक्स है। और 5 साल अगला बहुत पिछले 10 साल का जितना था सब अगले 5 साल में सब बराबर होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर सही नेता का चयन नहीं करेगी, अगर यहाँ पे बहुत ट्रिकी पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व का सवाल खड़ा होने वाला है। जिस तरह से ये अपनी कैबिनेट का चयन करेंगे, किस तरह से वो पूरी सरकार का आकार लेगी ना, उसी से इनका भविष्य तय है। आपको देख नहीं रहे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है, लोग लगातार भीतरघात की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें। आज नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि 3 बार कांग्रेस का जोड़ के भी उनके 240 के बराबर नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको ये भी दिख रहा था कि जिस तरह से उन्होंने ताकत का केंद्रीकरण किया, जिस तरह से पूरी एक पौध नेताओं की पूरी तैयार करी है, जो सिर्फ उसको कोई राजनीति के बेसिक्स जो होते हैं उनको भी नहीं पूरा करते, उसे मोदी का उनको नारा लगाना होता है और इसके बदले उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान पैसा सब प्राप्त हासिल है। अब क्या होना है यहाँ से होना यह है कि उनको भी तो नहीं पता था ना कि नरेंद्र मोदी जी की स्थिति होने वाली है। आपके हमने भी नहीं इस तरह से शुरुआत में सोचा, लेकिन जिस तरह से मेहनत करी कि संगठन ने सबके साथ में उसका परिणाम देख लीजिए आपके सामने कि अजय राय जी पिछली बार जीत का अंतर जब 4,80,000 था, इस बार वो उसका सभी लोग जिक्र कर रहे हैं कि जीत उनकी कितनी बड़ी रह गई। तो आप खुद समझ पा रहे, देख पा रहे होंगे कि पॉलिटिकली या जो लोग आप मीडिया में आपको रोज की देखने की चीज है कि नेता का कद आकार कितना बड़ा है, कितना सिमटता जाता है, उसी निर्धारण होता है ना कि वो कैसे डायनेमिक्स में कहाँ फिट बैठेगा। अभी तक तो आप विजय थे ना, वो तो उनको कोई हराया ही नहीं था। 2002 से सत्ता में ऐसा बैठे हैं कि उनका कभी कोलिशन नहीं रहा, कभी कोई चीज नहीं, वो जो कहे वही हुआ है। वो हमेशा इस कुर्सी में बैठने, सत्ता में रहने के आदी हैं। तो बढ़िया है, ये अगले 5 साल देखने लायक है। रोहन जी, एक सवाल बनता है कि आप जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल की बैठक में आने के बाद सबसे पहले उस संविधान को माथे से लगाया है, तो क्या इस संविधान के प्रति वो गैर वफादार हो सकते हैं क्या? सुनिए, इसका भी जवाब है। सिंबलिज्म बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, इसका बड़ा अर्थ होते हैं और अपने लोगों को संदेश देने के लिए किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संविधान पे लेकिन उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उनके नेता कह रहे थे कि संविधान को बदलना चाहते हैं और ये खुद भी चाहते थे कि 400 सीट आए। और 400 सीट क्यों आए इसका कोई उन्होंने कारण भी नहीं बताया, जबकि 272 में ये प्रधानमंत्री बन जाते। हालात ये हैं कि आज उसके भी लाने पड़ गए। लेकिन बात जो महत्वपूर्ण है कि वो संविधान क्यों सर पे लगा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब यहाँ से हरियाणा का चुनाव है, बिहार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, सब अब आगे लगा चला जा रहा है। यहाँ से राजनीति बदलेगी ना। ऐसे थोड़ी उत्तर प्रदेश सारे सांसद लोग से शिकायतें लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, कह रहे विस्तृत जांच कराई जाए। तो अब देखते हैं किस तरह से राजनीति आकार लेगी। नरेंद्र मोदी जी पहली बार घोड़े से नीचे उतारे गए, मजा बहुत आ रहा है और 5 साल खूब आएगा देखने में। ठीक है कृष्ण मोहन जी, कांग्रेस जिस तरह से बता रही है कि प्रधानमंत्री जी सिंबलिज्म की राजनीति करते हैं और आने वाले दिनों में राज्यों के चुनाव है, इसलिए उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, इस सोच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए रोहन जी जो कह रहे हैं कुछ नया नहीं कह रहे हैं।
इनका प्रोपोगंडा फैलाने का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस इसी प्रोपोगंडा के तहत इस देश में राज किए, परंतु इस देश के लोगों ने इनके प्रोपोगंडा को समझ गए। इस देश में दंगे कराने हो, भ्रष्टाचार कराने हो, अपराध कराने हो, पहले प्रोपोगंडा रचते थे ये लोग और फिर उसी पे आ जाते थे। ये संविधान बदलने की बात जहां तक कर रहे थे, प्रोपोगंडा फैलाया इन लोगों ने और निश्चित तौर पर चुनाव के अंतिम चरणों में उसमें ये सफल भी हुए कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। परंतु एक बात जरा देखा जाए, सर्वाधिक इस देश में संविधान पे परिवर्तन किसने किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेंशन किया है कि संविधान के चूंकि क्वासी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार करते हैं, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को चूंकि दुनिया कहती है कि भारत का संविधान क्वासी फेडरलिज्म है, हम क्वासी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं, फिर भी उसके बावजूद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत हम संविधान में विभिन्न जगहों पर समय अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक जगह नहीं परिवर्तन हो सकता है, तो प्रस्तावना में। परंतु इस देश के विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल करके मेरे भाई, और कांग्रेस ने प्रस्तावना में परिवर्तन कर दिया गया जिसको संविधान की आत्मा कही जाती है। और ये बात करते हैं बाबा साहब रोहन आपके पास आ जाएंगे, जरा कृष्ण मोहन को बोल ले दीजिए रोहन, फिर आपके पास आ जाएंगे, जवाब दे दीजिएगा। हाँ, दूसरी बात, ये वही लोग हैं, एक किताब का नाम बताता हूं, उसके हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड इन इंडिया किताब का नाम है। जगजीवन बाबू के निजी सहयोगी ने उस किताब को लिखा है उनकी सहमति पर। उसके पेज नंबर 64 के, किताब के पेज नंबर 64 के पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा है उसमें कि कांग्रेस कभी भी दलितों को प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे नहीं आने दी, बड़े नेतृत्व को नहीं देने दी। और यहां तक कि उसी किताब में लिखा गया है कि कांग्रेस के कई, खास तौर से इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने, दोनों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम नैतिक रूप से, कानून से, संविधान से, विभिन्न जगहों से बंधे हुए हैं आरक्षण देने के लिए, परंतु व्यक्तिगत तौर पर हम आरक्षण के पक्ष में नहीं है। और ये वही लोग हैं जो घूम घूम के देश में कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी, जबकि दक्षिण के विभिन्न राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में देश के ओबीसी और एससी के आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किसी कोई कर रहा है, जो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, स्पष्ट संविधान में इंगित है। यही कांग्रेस कर रही है। इस देश की जनता इस बात को महसूस करती है। परंतु हाँ, फिर इस बात को कहूंगा कि पिछले अंतिम चरणों के चुनाव में ये इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में सफल रहे, जिसका प्रतिफल है कुछ सीट जीत गए, परंतु ये वो सीटें जीते, कुछ सीटें जीत जाने से कह रहे प्रधानमंत्री जी की साख पर दाव लग गया और ये मात्र 99 सीट लेके आए हैं, तो ये भूले नहीं समा रहे हैं साहब। यदि 240 सीट मैंडेट आना, 40 सीट आना मैंडेट नहीं है तो 99 सीट आना मैंडेट है। चलिए, ठीक है, परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं और देश की जनता महसूस कर रही है, देख रही है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोहन जवाब दे दीजिए, फिर धर्मेंद्र जी के पास चलेंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि संविधान बदलने की मंशा इनके नेताओं में थी और बोला, लल्लू सिंह जी ने बोला ना अयोध्या में, अयोध्या पर हारे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह से मतलब जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था और किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से कुछ खास वर्ग का कब्जा हो गया है सत्ता में, एक खास राज्य के लोगों का कब्जा हो गया है। इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। कब्जा हो गया है, नहीं बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे। ये होता है पॉलिटिक्स का बेस। मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। जी, आ रहे हैं कृष्ण, आ रहे हैं आपके पास, खड़े होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए 30 सेकंड ले लीजिए कृष्ण जी, फिर धर्मेंद्र जी से सवाल जी। देखिए, ये संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलने आई थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संविधान के सामने सर झुकाकर उसकी शपथ ली है, परंतु इस देश में संविधान में सरिया डालने का कोई काम करता रहा है तो कांग्रेस पार्टी करती रही है। उसका एक उदाहरण है, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए शाहबानो को। देश के सुप्रीम कोर्ट के बात को पलटने के लिए ये अध्यादेश लेके आए और सरिया को दिया। इस देश में वर्शिप एक्ट संविधान के मंशा के विपरीत जाकर ये वर्शिप एक्ट लेके आए, ये बर्थ एक्ट लेके आए और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी लेके आए। तो कांग्रेस की मंशा सदैव से रही है कि संविधान की जगह पे ये देश
सरिया से चले। ठीक है, और ठीक इसका है। प्रमाण 4-4-5 कृष्ण साल है। मोहन, और ये वही चलिए लोग हैं। उन आरोपों को हटा दीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। हालांकि मैं बेबाकी से सवाल पूछता हूं, अब क्या होगा आंध्र प्रदेश में? आप लोगों ने तो वहां संकल्प पत्र दिया है कि 4% मुसलमानों को हम विशेष आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री जी तो ये बोल रहे थे कि धार्मिक आधार पर हम किसी को आरक्षण नहीं देने देंगे। देखिए आप तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि हम तो देंगे आरक्षण भाई। पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि संविधान की लिखी एक एक बातों के इतर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। संविधान प्रदत्त जो अधिकार होना है भी और यही जिनके चाहिए। अधिकार है उन्हीं को मिलने चाहिए, इस बात को स्पष्ट करता हूं। ठीक है, वही मैं बोल रहा था ना, चूंकि प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी तो प्रोपेगेंडा तो दोनों तरफ से चला था। हमने और सुनील जी ने जी। न विपक्षी दल को छोड़ा न सत्ता पक्ष को छोड़ा। नहीं, आपको पूरे बहुत-बहुत पूरे धन्यवाद। मतदान जिस के तरह से दौरान आप डिबेट हमने कराए, दोनों को मुझे नहीं आज छोड़ा। प्रधानमंत्री ने स्वयं संज्ञान धर्मेंद्र जी, लिया है। आपके लिए एक सवाल है भाई। 10 साल का कार्यकाल तो ट्रेलर है, अब हमें एक क्षण भी विलंब नहीं करना है और बहुत कुछ करना है और काफ़ी अहम फैसले लेने हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन क्या इशारा करता है? संजय जी, सबसे पहले तो ये अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार है। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी कोई जवाब नहीं दे पाए जो चंद्रबाबू नायडू साहब अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं कि गरीब मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। और मोदी जी मंचों से चीख चीख करके कह रहे हैं कि मेरे जीते जी मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। दूसरी तरह स्पेशल स्टेटस की बात है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू जी लगातार हर मंचों से कहते रहे हैं कि पिछड़ों दलितों की हक और हुकूक दिलाने के लिए जाति जनगणना कराना आवश्यक है। उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुकरती रही है, भागती रही है, उसके से पीछे हटती रही। तो इस तरह और बिहार के स्पेशल स्टेटस दो अहम मुद्दों पे तो कम से कम नीतीश कुमार ने सरकार को ला दिया है ना। एक तो अग्निवीर की समीक्षा होगी फिर से। हाँ, देखिए दूसरा जो है वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर वो साथ हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर के राज्यों से बात करने की बात कही है वही उन्होंने। मैं कह रहा हूं, अमित लेकिन शाह आज एक सवाल और ले लीजिए तो आप पूरी बात इकट्ठे रख देंगे। जो उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश बाबू पलटू राम है, हो सकता है कि पलट जाए, लेकिन आज जिस तरह से उनका संबोधन रहा, ये कहा जा सकता है कि एनडीए को बड़ी ताकत दी है। उन्होंने कहा है कि हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे और जो भी चीज़ होगा उसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू का भी मैं संबोधन सुन रहा था, वो भी ऐतिहासिक था, वो भी खुल करके प्रशंसा करते नहीं थके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी की गारंटी की। संजय जी, अगर आप पीछे इतिहास में देखें, ये सही है कि उन्होंने यूसीसी पर और अग्निवीर पर कहा। जब अग्निवीर पर तमाम विपक्षी दल और देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा था तो ये जो सरकार थी इतने अहंकार में थी, उसको सुनने को तैयार नहीं थी। यूसीसी की बात थी, यूसीसी पर जो है नीतीश बाबू को आपत्तियां हैं, लेकिन यूसीसी पर देश के गृह मंत्री सदन के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहें ये तो आके रहेगा। तो ये परिस्थितियां बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। रही नीतीश जी के बयान की बात, नीतीश जी के बयान आप पीछे देख लीजिए किस तरह से कहते थे कि अब तो सवाल ही न पैदा होता जी उधर जाने का, और अब यहीं जीना यहीं मरना। क्या आपने नहीं सुना है? तो बयानों की क्या स्थिति है, जो कि ये जो उन्होंने पहले से इसलिए मुद्दा जीवित कर रखा है कि जब अवसर होगी तो इन मुद्दों के सहारे वो इस सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि तमाम उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में बिहार में चुनाव भी होना है, चंद्रबाबू नायडू की अपनी राज्य की पॉलिटिक्स में ये सारे मुद्दे हैं। मैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आता हूं, प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन करने का दिखावा कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री जी को संविधान पर भरोसा होता तो क्या संविधान भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को बराबरी का हक नहीं देता है? क्या उनको सबको एक मत का अधिकार नहीं है? कहाँ संविधान में कहा गया है कि किसी जात विशेष के खिलाफ या किसी धर्म विशेष के निवासियों के खिलाफ आप बोल करके जा करके वोट मांगिए? ये तो संविधान की अवहेलना हुई, संविधान साथ खिलवाड़ हुआ। जो व्यवस्था है संवैधानिक, चाहे जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, उसकी मंचों से क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि ये इनका छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन करके इनको दे देंगे? या उन्होंने मुसलमानों को इंगित करके नहीं कहा ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम को दे देंगे? संजय जी, ये सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंचों से दिया है, इसके लिए देश इसको याद करेगा। देखिए, धार्मिक बातों पर जबकि निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई थी, कोई भी अपने भाषणों में धार्मिक बातें और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। लेकिन आप लोगों के लिए भी था, उन्होंने बोला था कि सेना से संबंधित भी कोई बयान नहीं देंगे। हमने कभी नहीं सेना, क्या अग्निवीर योजना का विरोध करना अगर सेना का अपमान है तो 1 लाख बार कहूंगा। धर्मेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? अग्निवीर योजना, अग्निवीर भर्ती सेना से नहीं जुड़ी है तो भाई किससे जुड़ी? नहीं, अग्निवीर योजना का मैं सैनिकों का पूरा सम्मान करता हूं और मेरी पूरी पार्टी करती है। और सैनिकों के लिए जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया, शायद ही देश कोई नेता किया हो। 1 लाख रुपए मिलता था और बाढ़ी आती नहीं थी, और सीमा पर शहीद होने वाले
के लिए नेताजी ने 1 लाख से 2 लाख करने काम नहीं किया, उसको सीधे 10 लाख रुपए किया चलिए। और सम्मान सहित बॉडी को उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। ये तो मैं मानूंगा कि चुनाव आयोग का निर्देश चाहे रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आप लोगों ने अग्निवीर को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया संजय जी कि आज उस पर पुनर्विचार करने की बात सामने आ रही है। अग्निवीर योजना जो है, अग्निवीर जो सेना में सिपाही होते हैं वो एकदम मध्यम वर्ग, जिस वर्ग की बात अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, लोअर मिडिल क्लास के नौजवान जाते हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा करके सीमा पर रखवाली करते हैं। उनकी जहां ड्यूटी दी जाती है वहां शहादत देने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। उस योजना को आपने संविदा कर्मी की तरह कर दिया, जो 4 साल की, बताइए, जो 4 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग ही होती है सेना में, उस 4 साल में आप ट्रेनिंग भी कराना, उनके सीमा पर रक्षा भी कराना और रिटायर भी कर देना। यह कितनी देश की जनता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ और साथ साथ देश की सेना जो सीमाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, इसका विरोध था और वो विरोध जारी रहेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में देश के 16 मंत्री लगभग इनके हारे, जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने दिया था उसमें उत्तर प्रदेश से अकेले 6 मंत्री हार गए। भाई देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की लीड देख लीजिए किस तरह से घट गई। राजनाथ सिंह जी यही लखनऊ के अंदर हारते हारते जीते। उसका मूल कारण रहा, जब मध्य वर्ग की बात करते हैं तो उसमें देश में बहुत बड़ा तबका है किसान और मजदूर, करीब 24 करोड़ किसान और मजदूर हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? आखिर देखिए 154 जो एनसीआरबी का इनका आंकड़ा है, डाटा है, वो करीब 154 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये साउंड ठीक की जाए, कहीं से एम्बियंस की आवाज आ रही है। मैं पीसीआर के स्टाफ को बोल रहा हूं कि साउंड ठीक की जाए। जी मैं कह रहा था 154 किसान या मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। 2022 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 4% किसानों की आत्महत्या दर बढ़ गई। 1,12,900 किसानों में से करीब 41,433 किसान दैनिक वेतन वाले जो लेबर क्लास है उन्होंने आत्महत्या की, दैनिक श्रमिक। ठीक है, इन सब चीजों पे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था। यदि इन्होंने विशेष रूप से मध्य वर्ग और लोअर मिडिल क्लास के लिए कुछ किया होता तो शायद ये स्थिति न होती। ठीक है, हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में गए थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से करीब 2-2.5% ज्यादा मत हमें मिला है और भारतीय जनता पार्टी के मत से करीब 10 से 12 लाख ज्यादा मत उत्तर प्रदेश जवाब दे दीजिए। कृष्ण जवाब दे दीजिए, फिर सुनील जी के पास चलेंगे। समय दीजिएगा। इन्होंने एक बातों में शुरू करता, इन्होंने कहा कि देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है। बिल्कुल हक देता है और 140 करोड़ लोगों को हक देता है, परंतु उसी संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण किसको मिलेगा। ओबीसी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, एससी को मिलेगा, परंतु धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो हम भी मानते हैं। परंतु धर्म के आधार पर यदि आप आरक्षण देंगे तो मंच से नहीं, संसद से नहीं, सड़क पर भी हम खड़ा होकर बोलेंगे किसका हम विरोध करते हैं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा अग्निवीर की जहां तक बात है, साहब इस देश को आप सुरक्षित भी बनाना चाहते हैं और आप सैन्य व्यवस्था भी नहीं करना चाहते हैं। अग्निवीर एक व्यवस्था है जिसके तहत यदि 3 सैनिक भर्ती होने हैं तो हम 12 सैनिकों को लेके 12 लोगों की भर्ती करेंगे। नहीं, पिछले 10 सालों में देश की सेना में कितने सैनिकों की भर्ती किया? अगर हो तो आंकड़ा आप पर रखें। आप जिम्मेदार चैनल बोल रहे हैं, संख्या बता दें। प्रश्न पूछा तो सुनने की हाँ, ठीक है, बोलिए। उसको भी ऐड कर ले। 3 सैनिक भर्ती करने हैं तो 12 सैनिक भर्ती करेंगे। 3 सैनिक सदैव से उसमें करते रहेंगे। बाकी जो 9 लोग 4 बरस के बाद लौटेंगे तो ठेके के नहीं रहेंगे। एक बात कि पहले उनको जितने दिनों तक सेवा करेंगे उसके हम एक नियमित भुगतान करेंगे। जब वो लौट के आएंगे तो पुलिस की वैकेंसी आएगी, पीएससी की वैकेंसी आएगी, अर्धसैनिक की वैकेंसी आएगी तो उनको हम वरीयता देंगे। शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें वरीयता देंगे, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो वरीयता देंगे और एक सैनिक के रूप में सदैव देश में काम करते रहेंगे। पहले इस भावना को समझिए। आप विरोध कर सकते हैं परंतु इस योजना की व्यवस्थाओं को समझना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा किसानों के लिए क्या किया। किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दिया है, किसान बीमा दिया है और किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। हाँ, आपने किया है। एक बार में 26 किसानों की हत्या की है महाराष्ट्र में। एक बार में 23 किसानों को गोली चलवाकर एमपी में हत्या कराई है। कितने गिनवाया जाए? इस देश का किसान महसूस कर रहा है। और आप मजदूरों की बात करते हैं साहब, 5 रुपया कमाने वाले बस देश में आप कहते थे कि वो अमीर है।
ये आपका पॉलिटिकल स्टैंड रहा है। 5 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि अमीर है, गरीबी रेखा से ऊपर है, तो फिर मजबूत महसूस करना होगा। देश की जनता आपको समझाएगी। हाँ, कुछ सीटें आप कमा गई इस बार, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इच्छा शक्ति में, हमारे बेहतर करने में कोई कमी है। हाँ, कोई कमी होगी उसको ठीक करेंगे, परंतु हमारी मंतव्यता ठीक है कृष्ण मोहन, बात आ गई, किसान और देश के एक नागरिकों के लिए। ठीक है, बात आ गई। निश्चित तौर पर ये सब चुनौतियां तो रहेंगी कृष्ण मोहन, चाहे बेशक दावा किया जाए कि जितने आर्मी मैनों की आप भर्ती करेंगे उतनी वैकेंसी शायद किसी भी राज्य में पुलिस और तमाम जगहों पर नहीं होगी, तो कुछ लोग तो बचेंगे। चलिए, इस योजना की समीक्षा केंद्र सरकार करेगी, ये एक बेहतर पहल है, हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए। सुनील जी। जी संजय जी। भाई, तमाम तरह के दावे रहे, मोदी जी ने एक संकल्प अपना जाहिर कर दिया है, वो एक सुशासन और गुड गवर्नेंस के साथ मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ स्टाइल को क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, उसकी कैसी बचत बढ़ सके इस पर जोर देंगे, जो पिछले दो सरकारों में देखने को नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल क्लास ही रही। मिडिल क्लास की मजबूरी सिर्फ ये है कि वो किसी से मांग भी नहीं सकता है और अपने बलबूते पर उसको, हाँ, और अपने दर्द बयां भी नहीं कर सकता है। चलिए, एक नए संकल्प की बात जो हो रही है, क्या लगता है कि अगर जो मोदी जी ने आज संबोधन दिया है वाकई उस पर सरकार काम करती है तो जनता फील गुड करेगी? संजय जी, जिस तरह से हमने और आपने मध्यम वर्ग की आवाज़ पहुंचाई है, उसके लिए तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं फिर एक बार, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी की समझ में आ गया कि मध्यम वर्ग का क्या महत्व है इस चुनाव में जी, और मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है कि आप हाशिए पे आ गए। चलिए, वो तो प्रधानमंत्री जाने कैसे मध्यम वर्ग को संतुष्ट करते हैं, कैसे क्या योजनाएं उनके लिए लाते हैं। मैं 2 लाइन कहना चाह रहा हूँ। वक्त का क्या तकाजा है, कहीं खुशी कहीं गम का जनाजा है जी। वक्त के दलदल में फंस गया शेर क्या यारों, उल्लू भी कहने लगा आप गीदड़ ही हमारा राजा है। आप समझ रहे होंगे संजय जी। अभी हमारे छोटे भाई पांडे जी ने कहा कि मैंने ये योजना जनता के लिए लाई, आप लाए, मैं सदैव कहता रहा हूं, लेकिन आपने ये देखने का प्रयास नहीं किया। आप राजीव जी को तो कहते रहे कि 1 रुपया मिलता है, चवन्नी पहुंचती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं आपको उन भ्रष्टाचार के आंकड़े ला दे सकता हूं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने जो पंचायती राज व्यवस्था में पैसा भेजा, वो ब्लॉक में बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, डीएम खा गए। सड़कें कभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई, वो गड्ढे मुक्त दिखाई गई जो मेन रोडें हैं। बाकी ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए। मोहन जी से मैं आग्रह भी करूंगा कि ये पंचायती राज का जो 750 करोड़ के घोटाले की बात है, जिस पर जांच का आदेश भी हो चुका है, यह मुख्यमंत्री के संज्ञान में निश्चित तौर पर लाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं मठ में कई बार जाकर के कवरेज कर चुका हूं, उनका इंटरव्यू कर चुका हूं। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद संभवतः जी सुनील जी कह रहे थे, इतिहास बन गया कि 19 साल का मेरी मान्यता थी, वो इस सरकार में रिन्यूअल नहीं हुआ, 5 साल से आवेदन पड़ा हुआ है। मैं जाता भी नहीं हूँ मांगने, क्योंकि मुझे सचिवालय नहीं जाना है, मुझे पत्रकारिता करनी है। क्यों नहीं जाना? देखिए, नहीं, हम लोग सुनील जी, मैं ये कृष्ण मोहन को बोलता हूँ की है जो ब्यूरोक्रेट्स मीडिया को योगी से दूर कर दिए हैं, और जब जब मीडिया, छोटी मीडिया, मध्यम मीडिया सरकार से दूर हुई है, सरकार का पतन हो गया है। आप इतिहास उठा देख लिए। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मायावती जी के कार्यकाल में भी कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स पंचम तल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अखबार कोई महत्व नहीं। बहन जी का बयान आया कि अखबार तो मेरा वोटर पढ़ता नहीं है। सुनील जी, एक चर्चा और मैं कर दूं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी 5 साल कवर किया था जी, किया आपने। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल किया। वो शाम में 6 बजे मुझे बुलाते थे कि राजन जी आइएगा, कोई नहीं होगा, हम आपस में बैठ करके गुफ्तगू करेंगे जी। जब हम लोग जाया करते थे लैया चना के साथ, उनको ऐसी ऐसी बातें मैं बताता था जो शायद कोई मीडिया कर्मी जो चापलूसी करता था वो नहीं बता पाता। जी जी जी। और बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से चाहेंगे तो बालकृष्ण पूछ लेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरा, देखिए राजनीति आपने, ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं जाता नहीं हूँ, लोग बुलाते हैं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ये स्वाभिमान है आपका। आगे बोलिए। हाँ सुनील जी, अभी पांडे जी ने कहा कि जल योजना बड़ी अच्छी है। मैं आपके पड़ोसी जनपद सीतापुर की बात कर रहा हूं। देखिए, टंकियों में पानी आ रहा नहीं आ रहा, जो पाइप डाले गए हैं वो 3rd क्वालिटी डाले गए हैं, जो टोटियां लगाई गई हैं 3rd क्वालिटी लगाई गई हैं। मैं केवल 5 ब्लॉकों की बात कर रहा हूं सीतापुर जनपद के। पहला ब्लॉक, उसके बाद दूसरा
कमलापुर ब्लॉक जो इसको कसबंडा ब्लॉक कहते हैं, गोदला ब्लॉक, सकरन, बिस्वा, 5 थाने के ब्लॉकों की आप जांच करा दीजिए। अगर 100 करोड़ 150 करोड़ घोटाला न निकल के आए तो पांडे जी, मैं जो अपराध बनता हो उसके लिए मैं दावा कर रहा हूं। आपने पैसा दिया लेकिन वो पैसा उस धरातल तक नहीं पहुंचा। ऐसे जिलाधिकारी, सजाती लोग पोस्ट किए गए जिन्होंने कार्य ही नहीं किया। दूसरी बात, आप किसानों की चर्चा करते हैं, किसानों ने बड़ा काम किया। अच्छा, सूर्य प्रताप शाही जी जो किसानों के, सुनील जी संक्षेप में क्योंकि हाँ, सूर्य प्रताप शाही जी किसानों के नेता कहे जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी सीट, उनके ही क्षेत्र से विधानसभा सीट आप हार गए, दोबारा फिर कृषि मंत्री बना दिया। जीवेश चतुर्वेदी जी जो प्रमुख सचिव पिछली बार रहे, उनको ही बैठा दिया। कृषि विभाग कितना घोटाला हो रहा, मैं 700 करोड़ घोटाले के साथ चाकू दे सकता हूँ, चाहे आपका कृषि विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे गन्ना विभाग हो। चलिए, इन सब बातों की समीक्षा तो निश्चित तौर पर करनी ये लोग हारे हैं क्योंकि नौकरशाही जब भी, सुनील जी, कि मैंने ये कार्य किया लेकिन धरातल पर कार्य दिखाई नहीं पड़ा। सुनील जी, ये तो किसी भी सरकार को समझना होगा, चाहे वो अखिलेश सरकार रही हो जी या मौजूदा योगी सरकार है। अगर नौकरशाही के भरोसे चलेंगे तो संभवतः वही हाल होता है जो एक समय में मायावती जी का हुआ और दूसरे बार में अखिलेश जी का हुआ। चलिए, धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, संक्षेप में जल्दी 30 सेकंड। संजय जी, एक तो अभी मीडिया कर्मियों की बात हो रही थी, हमने 2012 से 17 की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देखी है और तमाम मीडिया के साथी, आपको भी याद होगा किस धड़ल्ले से 5KD मुख्यमंत्री आवास जाते थे और पीछे से आवाज लगा करके अखिलेश जी सुनिए, और मुस्कुराते हुए पत्रकारों से मिलते थे। पत्रकारों विज्ञापन आपने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। केवल विज्ञापन ही नहीं, अगर पत्रकार साथियों ने कोई भी बात उनके संज्ञान में लाई है तो शायद ही कोई निराश लौटा होगा। चलिए, दूसरी बात मैं कह रहा था, अभी मैं देख रहा था किस तरह से वहां एनडीए की जो बैठक थी उनके नेताओं की, आप देखिए अंतर विरोधों की स्थिति यह है कि जयंत चौधरी जी का संज्ञान ही प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया, मंच पर जगह नहीं मिली। उनके वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी के दोनों कैंडिडेट हार गए, अपने बेटे को ही बनाया था उन्होंने। और संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी का हाल टीवी पर लोगों ने देखा कि प्रधान जब गए और उनको किसी ने कहा और गुलदस्ता दिया तो प्रधानमंत्री जी मिल लिए, नहीं तो उनकी तरफ नोटिस ही नहीं लिया। तो ये जो अंतर विरोध अभी से उभरना शुरू हो गया है, इसके पहले तमाम चीजें हम लोगों ने कहा ये समय आने पर इस सरकार को अस्थिर करेंगे। दूसरे जो संविधान पर और आरक्षण पर, बस 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। संविधान और आरक्षण की बात हवा में नहीं आई। हमारे साथी रोहन सिंह बता ही रहे थे, तमाम इनके केवल एक लल्लू सिंह ही नहीं, तमाम इनके सांसद प्रत्याशी, बड़े नेता और मोहन भागवत जी चर्चा ने खुद समीक्षा तो मैं और भी करना चाहता हूं, लेकिन वक्त यहीं तक इजाजत देता है। आदेश हो गया है कि इस चर्चा को यहीं पर समाप्त किया जाए। उम्मीद है कृष्ण मोहन जी, जो सुझाव हम लोगों की ओर से मिला है आप उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो रोहन सिंह हैं, निश्चित तौर पर अभी 99 के आंकड़े पर पहुंचे हैं, मेहनत और कीजिए, संभवतः अभी चुनौतियां बहुत कुछ हैं। धर्मेंद्र जी, आप सूबे में बेशक सत्ता में आ गए हैं, लेकिन अभी आपके सामने अनुशासन बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें विजय पचाना आता है, विजय से हम उन्मादित नहीं होते हैं। सुनील जी ने आते के साथ ये चर्चा की कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से बंदूक लेकर के घूमने लगे हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। चलिए, सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर अब पीएम मोदी 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। ये देखना दिलचस्प होता है कि इस बार उनके टीम में कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ से सरकार नहीं चलती है और मैं जो फैसला लेता हूं ये सबको पता है। यानी कुल मिलाकर 9 जून को शाम 6 बजे का हम सबको इंतज़ार रहेगा जब प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ शपथ लेते रहेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर दिया है। अब ये शपथ होना है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जो भी गतिविधियां होंगी दिल्ली की, उससे हम पल पल आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय।
पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।